जय हिंद दोस्तों, मैं अंजलि शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम इंडिया पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो जैसे कि हम अपने जीडी के हिंदी के 3 प्रैक्टिस सेट बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर चुके थे और आज का हमारा ये 4th प्रैक्टिस सेट है जिसे हम बहुत बेहतरीन तरीके से सोल्व करेंगे और कुछ नया इस प्रैक्टिस सेट के द्वारा हम नया सीखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। अभिजात निम्न में से अभिजात का समानार्थी। अभिजात जात शब्द दिया तो हमें समानार्थी पर्यायवाची कि अभिजात जो शब्द है उसका समानार्थी अर्थात पर्यायवाची क्या होगा। देखते हैं ऑप्शन में यतीम दिया हुआ है, कुलीन दिया गया है, उसके बाद मनमंथ दिया गया है और ए किंचन दिया गया है। तो अभिजात का वो कौन सा पर्यायवाची होगा, इनमें से कौन सा पर्यायवाची है जो अभिजात का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अभिजात अर्थात उच्च वर्ग में पैदा होने वाला। अभिजात का मीनिंग क्या होता है? उच्च वर्ग में पैदा होने वाला। पैदा हो तो बोलते हैं अभिजात। और अभिजात का जो पर्यायवाची होता है वो कुलीन होता है। इसके और अन्य पर्यायवाची की बात करें तो है, है और पूज्य होंगे, वो इसके अन्य पर्यायवाची होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो अभिजात शब्द है ना वो एक उच्च जन्म जो है वो उच्च वर्ग में होता है, उससे रिलेटेड किया गया है। तो उसका एक पर्यायवाची शब्द जो होता है वो कुलीन होता है। उसके बाद अन्य शब्द की बात करें तो उच्च, मुख्य और पूज्य, ये सभी अभिजात के पर्यायवाची शब्द होते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। किसी अच्छे भाव की चाह को क्या कहते हैं? कि अच्छे भाव की चाह को क्या कहते हैं, उसके लिए अनेकार्थी शब्द आप क्या यूज करेंगे, वो क्वेश्चन में पूछा गया है। किसी अच्छे भाव की चाह को क्या कहते हैं? इच्छा कहेंगे, कामना कहेंगे, या फिर अभिलाषा कहेंगे, या फिर आशा कहेंगे। आशा तो आप किसी से उम्मीद कर रहे हैं, तो आशा तो नहीं होगा। उसके बाद अभिलाषाएं भी हमारी ही इच्छाओं के अनुसार होती है, वो भी गलत होगा। और इच्छा, इच्छा कि अच्छे भाव की चाह को इच्छा भी नहीं कहेंगे, क्योंकि इच्छा तो कुछ भी हो सकती है। लेकिन कामना, कामना जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। किसी अच्छे भाव की चाह को हम कामना कहते हैं। अगर आपने किसी के बारे में अच्छा सोचे, अच्छा आप बोल रहे हो, तो वो आपकी कामना होती है। क्लियर है? इसे हम कामना कहेंगे। वर्तनी के अनुसार निम्न शब्दों में से अशुद्ध, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आपको 4 शब्द दिए गए हैं, उसमें से आपको देखना है कि कौन सा शब्द है जो बिल्कुल सही लिखा गया है, सॉरी अशुद्ध लिखा गया है, और कौन सा है जो कि गलत लिखा गया है। यहाँ पे कई बार अशुद्ध ना पूछ के आपसे शुद्ध भी पूछ लेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे हम अशुद्ध शब्द पूछ रहे हैं। पहले ऑप्शन की बात करें तो स्वादिष्ट जो है वो बिल्कुल ठीक लिखा गया है, मतलब बिल्कुल सही वर्तनी उसकी की गई है। स्वादिष्ट को ऐसे ही लिखा जाता है। और अगले शब्द की बात करें, वेशभूषा, वेशभूषा की वर्तनी भी बिल्कुल शुद्ध की गई है, शुद्ध लिखा गया है, और ऐतिहासिक भी शुद्ध लिखा गया है। लेकिन संदीपनी का जो वर्तनी है वो बिल्कुल गलत लिखी गई है, यानी कि जो संदीप वर्तनी होगी वो ये होगी। ठीक है? तो मात्रा का फर्क था केवल, मात्रा जो होगा वो गलत होगा, बाकी जो शब्द थे वो बिल्कुल सही लिखे गए थे। क्लियर है? आगे चलते हैं। दिए गए शब्दों में से संकीर्ण, संकीर्ण शब्द का विलोम शब्द बताना है। का विलोम शब्द क्या होगा?
संक्षेप, विस्तार, विकिरण या फिर विस्तीर्ण, क्या होगा? अगर हम संक्षेप की बात करें तो जो विलोम होता है वो विस्तार होता है, और विस्तार का जो विलोम होता है वो हमारा संक्षेप होता है। और संकीर्णन शब्द हमसे पूछा गया है, तो संकीर्णन वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है हमें। वह संसद सदस्य जिसे देश भर में मत मिले आज हमारे घर आएगा। ठीक है, तो आपको रिक्त स्थान में बताना है कि आप क्या फील करोगे, तो अनुपयुक्त या फिर अगणनीय, विशेष या फिर सर्वाधिक। तो वह संसद सदस्य, कोई संसद सदस्य है जिसे देश भर में मत मिले, अनुपयुक्त मत नहीं मिले होंगे, अगणनीय मत भी नहीं मिले होंगे, और विशेष मत का तो कोई मतलब ही नहीं है। उसे क्या मिला है? सर्वाधिक मत मिले हैं। वह संसद सदस्य जिसे देश भर में सर्वाधिक क्या मिला है? सर्वाधिक मत मिले हैं, सर्वाधिक मत मिले हैं और आज हमारे घर आएगा। तो ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे चढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तालिका में अनेक प्रकार के फूलों का वर्णन किया गया है। ठीक है, रेखांकित पार्ट जो है आपका वो ये है तालिका। आपको बताना है कि तालिका में इनमें से कौन सा शब्द है जो उपयुक्त होगा। तालिका गलत लिखा गया है, वहां पे कौन सा शब्द होगा जो बिल्कुल सही होगा। देखते हैं, तालिका में सारणी होगा, पंक्ति होगा, चित्र होगा या फिर पत्र होगा। पत्र नहीं होगा, चित्र नहीं होगा, पंक्ति नहीं होगा, सारणी जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि सारणी अनेक प्रकार के फूलों का वर्ण किया गया है। अनेक प्रकार के फूलों का वर्ण किया गया है किसमें? सारणी में। तो ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द समुद्र का समानार्थी नहीं है? समानार्थी समुद्र का नहीं है, नहीं है पूछा गया है, समानार्थी नहीं है, यानी कि इनमें से वो कौन सा शब्द है जो समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। देखते हैं, वारिश, आशुतोष, अर्णव या फिर रत्नाकर, कौन सा शब्द है जो समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आशुतोष जो है वो समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी हमारे वारिश, अर्णव और रत्नाकर ये हमारे सभी समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, निम्न शब्दों में कौन सा शब्द कृतज्ञ शब्द का सही विलोम होगा? यानी कि हमें कृतज्ञ शब्द दिया हुआ है, उसका विलोम अर्थात उसका उल्टा बताना है, क्या होगा? कृतज्ञ क्या मतलब क्या होता है? उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाला। हम उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है। और ये हमारे अनेकाहिती में भी पूछा जाता है कि उपकार को मानने वाला अर्थात कृतज्ञ। इसका हमें विलोम शब्द बताना है, तो क्या होगा? उदार, सूक्ष्म, कृतधन या फिर आर्द्र होगा। क्या होगा? कृतधन जो होगा वो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि कृतज्ञ का जो विलोम शब्द होता है वो कृतधन होता है, और इसका जो मीनिंग होता है उपकार को मानने वाला, उपकार को ना मानने वाला है ये। और ये धन जो होगा वो का विलोम शब्द होगा। ठीक है, आगे चल। दिए गए वाक्यांश के लिए उचित अर्थ देने वाला एक शब्द चुनिए। ठीक है, खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? वाक्यांश एक शब्द आपसे पूछा गया है, वो क्या होता है? खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? सब अल्पाहार बोलते हैं, पथ्य या पाथ्य या फिर उपहार, क्या बोलते हैं? तो पाथ्य जो होता है वो सही होता है, जो रास्ते में हम किसी को खाने के लिए सामग्री देते हैं उसके लिए जो एक शब्द यूज होता है वो पाथ्य होता है। ठीक है, छछूंदर के सिर पे
छछूंदर के सिर पे चमेली का तेल, मुहावरे के लिए सही सही अर्थ वाला वाक्य कौन सा होगा? अपने लोगों की प्रशंसा करना। क्या है? अपने लोगों की प्रशंसा करना। छछूंदर के सिर पर छछूंदर के सिर पर में गुदगुदी करना। छछूंदर के सिर में गुदगुदी करना, या फिर अचानक लाभ प्राप्त हो जाना। अयोग्य अचानक लाभ प्राप्त हो जाना, अयोग्य व्यक्ति को उत्तम वस्तु प्राप्त होना। तो छछूंदर के सिर में चमेली का तेल अर्थात अयोग्य व्यक्ति को उत्तम वस्तु प्राप्त होना। क्लियर है? रंग सियार होना, और रंगा सियार होना मुहावरे का उचित अर्थ बताना हमें क्या होगा? रंगा सियार होना का मुहावरा है और उसका उचित शब्द हमको बताना है। रंगीन होना, कपटी होना, मन चला होना, या फिर समृद्ध होना। रंगा सियार होना अर्थात कपटी होना। रंगा सियार अर्थात कपटी होना। दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन करना है हमें। इनमें से कौन सा शब्द है जो शुद्ध लिखा गया है? अशुद्ध नहीं पूछा है, शुद्ध शब्द पूछा गया है कि कौन सा है जो भी बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। नौसर, लोहित, विपक्ष, या फिर उच्छृंखल। विपक्ष विपक्ष को, जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है। क्या इसकी वर्तनी जो है वो बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है ये शब्द। दिए गए वाक्य के किसी एक भाग में त्रुटि है, ठीक है, उसके लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। कागज से हाथ को लेकर गोला बना लो। कागज को हाथ से लेकर गोला बना लो, तो इसके स्थान पे इसके एक भाग में त्रुटि दी गई है। हाथ को लेकर, क्या आपका आ गया? हाथ लेकर, तो इसके स्थान पर आप क्या प्रयुक्त करेंगे? कागज की हाथ को लेकर। कागज की हाथ को लेकर तो गलत होगा। कागज में हाथ से लेकर, कागज में हाथ से लेकर भी नहीं। कागज को हाथ से लेकर, कागज को हाथ में लेकर, कागज को हाथ में लेकर नहीं होगा। कागज को हाथ से लेकर गोला बना लो, अर्थात कागज को हाथ से लेकर गोला बना लो। ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे चल। निम्न वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य बताना है कि इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। जंगल में शेर चिंघाड़ने लगे। देखिए पहला तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि जो जंगल में शेर होते, मतलब शेर जो होता है वो दहाड़ता है, चिंघाड़ते नहीं है। ठीक है, मैं शायद कल आऊंगा। मैं शायद कल आऊंगा। देखिए इसमें आपके दोनों ही जो शब्द है कल और आऊंगा, दोनों ही आपके इसका आपके आने वाले भविष्य के लिए दिखाते हैं, तो ये दोनों गलत होते हैं। मैं उसकी प्रतीक्षा करता रहा, मैं उसकी प्रतीक्षा करता रहा भी गलत है। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, यही हमारा शुद्ध वाक्य है। कि इसकी जो वाक्य है वो पूरा बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है, सही लिखा गया है। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। ठीक है, आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्रित ना करना के अर्थ में कौन सा शब्द होगा जो बिल्कुल सही होगा? तो अपरिग्रह, अस्तेय, कृपणता, या फिर सदाचार। क्या होगा? आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्रित ना करना अर्थात अपरिग्रह होगा। आवश्यकता से अधिक संपत्ति एकत्रित ना करना अपरिग्रह। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे 5 प्रश्न गद्यांश पर आधारित हैं, और आज का जो दोस्त गद्यांश है ना वो थोड़ा सा टफ 2023 में जो रिसेंटली अभी हमारा जीडी का एग्जाम हुआ था उससे लिया गया है। ठीक है, तो पहले तो हम इसमें अंडरलाइन कर लेते, हेडलाइन कर लेते, लेकिन अब हमें लाइन को पढ़ के उसका मीनिंग जानना होगा और तब अपना वो उत्तर देना होगा। और आज के 5 क्वेश्चंस में से जो कोई भी 3 भी अगर स्कोर कर पाता है तो बहुत अच्छा स्कोरिंग मैं मानती हूँ, क्योंकि जो ये गद्यांश है आज थोड़ा सा टफ रखा गया है। बाकी जो 5 में से 5 या 4 भी स्कोर करता है वो भी बहुत एक अच्छा तो माना जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। पहले हम पैराग्राफ को एक बार अच्छे से रीड करते हैं। पहला एक गद्यांश दिया गया है, जो व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा के प्रति अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करते हैं वे
इतिहास के विभिन्न युगों में शिष्यों को करने की विविध उपाय अपनाते रहे हैं। सबसे प्रारंभिक उपाय दंड देने का भय प्रदर्शित करना है। ठीक है, और इसका तात्पर्य था कि मंदबुद्धि, असावधान या अमन्याकन छात्र या तो दंड मिलने के कारण भयभीत रहता था, अथवा उसे यह आशंका बनी रहती थी कि वह आगे चलकर किसी विशेष सुविधा से वंचित कर दिया जाएगा। इस प्रकार उन लोगों के लिए शिक्षा प्राप्ति एक सीमा तक भय की भावना से जुड़ी हुई थी, जो कुछ शिष्यों पर अधिकार करना समझते थे। आगे चलकर शिष्यों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए इस आधार पर किया जाने लगा कि इसके द्वारा उन्हें किसी प्रकार का लाभ मिलेगा। तो इसमें विद्यार्थी से संबंधित एक पैराग्राफ बताया गया है, जिसमें प्राचीन काल समय और वर्तमान समय का थोड़ा कंपैरिजन बताया गया है कि पहले जो बच्चे होते थे, विद्यार्थी होते थे, उनके पढ़ाई करने का एक डर होता था, और आज के और वर्तमान जो हमारा इतिहास रहा और वर्तमान के बीच कंपैरिजन बताया गया। तो इसके प्रश्न देखते हैं क्या क्या होते हैं। गद्यांश में सांकेतिक स्थान फर्स्ट के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जो हमारा पहला रिक्त स्थान था, पद्यांश गद्यांश था, उसमें बताना है कि उपयुक्त शब्द क्या होगा। नवयुवकों, प्रौढ़ों, शिशुओं या फिर संन्यास। आप देखते हैं, देखिए ध्यान से पढ़िएगा। जो व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा के प्रति अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करते हैं, ठीक है, वे इतिहास के विभिन्न युगों में शिष्यों को, देखिए यहाँ पे किसी व्यक्ति की बात की गई है, ठीक है, कि जो व्यक्ति किसी व्यक्ति की बात की, वो व्यक्ति कैसा है? जो पढ़ा लिखा हो और बच्चों को पढ़ाने में सक्षम हो, अर्थात नवयुवक की बात यहाँ पे की गई है। उस व्यक्ति को हमने यहाँ पे नवयुवक बोला है। अपनी जो हमारा गद्यांश है उसके फर्स्ट रिक्त स्थान में नवयुवक जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान दूसरे के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? अशिक्षित, शिक्षित, अनपढ़ या फिर दीक्षित। देखते हैं दूसरा पैराग्राफ। तो शिष्यों को करने की विविध उपाय अपनाते रहे हैं, इनमें सबसे प्रारंभिक उपाय दंड देने का भय प्रदर्शित करना है। अच्छा, क्या वो अपनाते रहे हैं? शिक्षित करने का जो उपाय है वो हमेशा अपनाते रहे हैं। शिक्षित करने के उपाय ही हमसे पूछे गए हैं। दूसरे में जो शिक्षित होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान थर्ड के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक या फिर मनोविज्ञान। हमारी तीसरा गद्यांश जो है वो क्या कहता है? दंड मिलने के कारण भयभीत रहता था, ठीक है, अथवा उसे यह आशंका बनी रहती थी कि वह आगे चलकर किसी विशेष सुविधा से वंचित कर दिया जाएगा। इस प्रकार उन लोगों के लिए शिक्षा प्राप्ति एक सीमा तक भय की भावना से जुड़ी हुई थी, जो कुछ विषयों पर अधिकार करना था। अच्छा, दंड जो है वो शारीरिक सभ्यता से ही रिलेटेड होगा, तो शारीरिक में आध्यात्मिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक नहीं होगा। शारीरिक जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान फोर्थ के लिए उपयुक्त शब्द बताना है हमें, क्या होगा? तो एक बार फोर्थ जो हमारा ये है समझते थे। आगे चलकर शिष्यों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए इन आधार पर अर्थात कठिन जीवन जो था वो व्यतीत करना होता था, ऐसा वो सोच के चलते थे। जो कठिन जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, और ये हमारा आज के गद्यांश का अंतिम प्रश्न है। तो गद्यांश में जो फिफ्थ पार्ट है उसमें पूछा गया है कि क्या जो सांकेतिक रिक्त स्थान है उसमें क्या उपयुक्त होगा? प्रोत्साहित होगा, प्रभावित होगा या फिर अप्रभावित होगा। आखिरी गद्यांश देखते हैं। क्या जाने लगा कि इसके द्वारा उन्हें किसी प्रकार का लाभ मिलेगा।
क्या किया जाने लगा, उन्हें प्रोत्साहित किया जाने लगा कि इसके द्वारा उन्हें किसी प्रकार का लाभ मिलेगा। अर्थात जो प्रोत्साहित होगा वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अंतिम में उन्हें प्रोत्साहित किया गया था कि अब आपको पढ़ना होगा और उससे आपको लाभ प्राप्त होगा, यानी कि आपको भय बिल्कुल नहीं है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। 20 प्रश्न हमने अपने हल किए और आप सभी ने कुछ नया सीखा होगा। आप क्या स्कोर कितना, आप स्कोर जरूर, आपको स्कोर कितना बन पा रहा है, कितना भी बन पा रहा है, देखो डरना नहीं है। हम बहुत ही बेहतरीन परीक्षा के अंतिम दिनों तक हम बहुत बेहतरीन अपनी तैयारी को बहुत मजबूत बनाएंगे। जिस दिन आप पेपर देके हॉल से निकलेंगे उस दिन आप कहेंगे कि हमने हाँ 20 में से 20 अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, तो आपका स्कोर क्या रहा, क्वेश्चन आपको कैसे लगे, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।